तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। पाकिस्तानी हुकूमत इस गाने को दूसरी तरह से गुनगुना रही है। उन्हें डर है कि कहीं परदेसी सच में साथ ना निभा दे। अब आप सोचेंगे कि ये परदेसी कौन है और डर किस बात का है। तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं, तमाम मुकदमे हैं उन पर। बाहर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिनों का डू और डाई आंदोलन छेड़ दिया है। मकसद है इमरान खान को बाहर निकालना। इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत और फौज दोनों ने अपने अपने ऐनक ऊपर कर लिए हैं। बाकायदा एक नई अर्धसैनिक फौज खड़ी कर दी गई है, फोर्स खड़ी कर दी गई है। और इन सब बातों के बीच एक नया सस्पेंस भी है। परदेश से 2 नए किरदारों की एंट्री है और सवाल है कि क्या पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्या है ये पूरा खेल, पाकिस्तान में 90 दिन में क्या होने जा रहा है और कौन है 2 परदेसी जिनका जिक्र पाकिस्तान की राजनीति में अब तेजी से होने लगा है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Sensodyne K, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. पाकिस्तान में अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में है। कैसे जेल पहुंचे और अब तक क्या हुआ, टाइमलाइन समझ लीजिए। अप्रैल 2022 में विपक्ष इमरान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। इमरान की सरकार गिर गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अमेरिका और पाकिस्तानी सेना की मिली भगत है। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी PMLN के शहबाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री बन गए। अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने इमरान खान को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया। संसद की सदस्यता उनकी रद्द हो गई। मई 2023 में इस्लामाबाद की कोर्ट में उनकी पेशी थी, वहीं से वो गिरफ्तार कर लिए गए। आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ मिलकर के 2018 में 7 अरब पाकिस्तानी रुपए की जमीन एक रियल एस्टेट टाइकून से रिश्वत में ली। बदले में उसका जुर्माना माफ करवाया। इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था अल कादिर ट्रस्ट। इसे अल कादिर ट्रस्ट केस के नाम से भी इस पूरे मामले को जाना जाता है। तो इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई। PTI समर्थकों ने सेना के ठिकानों पर आगजनी की। 8 लोग मारे गए। 2 दिन में इमरान खान रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। लेकिन इस बीच जो हिंसा हुई उसके बाद इमरान खान पर आतंकवाद के मुकदमे शुरू हुए। फिर 5 अगस्त 2023 को इमरान को 3 साल की सज़ा मिली। साथ में 5 साल के लिए राजनीति से बैन लगा उन पर। इल्ज़ाम था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 14 करोड़ के सरकारी तोहफे बेच डाले। इसके बाद केस पर केस उनके खिलाफ चलते रहे। जनवरी 2025 में उन्हें अल कादिर ट्रस्ट केस में 14 साल की जेल हो गई। बुशरा बीवी, उनकी पत्नी को 7 साल की जेल हुई। दोनों अब भी कैद में हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इमरान खान पर कुल 100 से ज़्यादा केसेस हैं। इनमें से कुछ में बेल मिली, कुछ में नहीं मिली। उनकी पार्टी PTI का दावा है कि ये सब साजिश है। इमरान खान को सियासत से बाहर करने की प्लानिंग है। लेकिन जेल में होने के बावजूद इमरान खान की पकड़, उनका राजनीतिक जनाधार पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में संसदीय चुनाव हुए। इस दौरान PTI को बैन कर दिया गया था। इमरान खान ने अपने कैंडिडेट्स निर्दलीय उतारे, फिर भी सबसे ज़्यादा सीटें जीती। हालांकि बहुमत से दूर रह गए और PTI के 6 प्रतिद्वंदी पार्टियों ने एकजुट होकर के नई सरकार बना ली। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने इस सरकार के। PTI इस चुनाव को अवैध बताती है और इसे निरस्त करने की मांग भी करती है। 2024 के चुनाव में PTI समर्थक उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी और यही बात पाकिस्तानी हुकूमत को खटकी। PTI समय समय पर उनकी रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करती रहती है। इसी सिलसिले में अब PTI ने 90 दिनों का आंदोलन छेड़ा है। PTI ने 13 जुलाई 2025 को लाहौर से फ्री इमरान खान मूवमेंट का आगाज किया। इसके पहले PTI के नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने बकरीद के बाद आंदोलन की धमकी दी थी। फिर तारीख तय की गई 5 अगस्त और अब उससे 3 हफ्ते पहले ही लाहौर से आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया। अली अमीन गंडापुर 12 जुलाई से ही लाहौर में डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी हैं। ये लोग लाहौर के रायविड इलाके में फार्म हाउस में ठहरे हुए हैं। ये इलाका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के एकदम पास पड़ता है, बहुत नज़दीक है। पार्टी का कहना है कि यहीं से आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। ये आंदोलन पूरे मुल्क में चलेगा और हम इमरान खान की रिहाई के बाद ही
दम लेंगे। इस बीच स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि वो आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलने में लगी हुई है। पीटीआई के प्रवक्ता का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब, खासतौर से लाहौर में पुलिस पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों पर छापे मार रही है। अब तक कम से कम 20 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पुलिस ने इन गिरफ्तारियों से इनकार किया है। पीटीआई के इस प्रोटेस्ट का अंजाम क्या हो सकता है? क्या इससे वाकई इमरान खान की रिहाई संभव है? क्या ये एक संभावना है? हमने जानकारों से पूछा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि रिहाई मुमकिन होगी, इसलिए कि जिस तरह की समाचार वहाँ से आ रहे हैं उसमें उनकी पूरी कोशिश है कि इस मूवमेंट को किसी भी सूरत से दबाना है। और वो चारों तरफ जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उन सबको अरेस्ट कर रहे हैं, लीडरों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये एक पूरी तरीके से पुलिस का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस, आर्मी, सब चीज़ों का उनकी कोशिश ये होगी कि लाहौर तक लोग ना पहुँचे, फिर या कराची या इस्लामाबाद या कराची गांव से आने वाले लोग वहाँ ना पहुँचे, उनको एक जगह पे सीमित किया जाए, अलग अलग जगहों पे रोका जाए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को सेना मुझे नहीं लगता कि माफ़ करेगी। सेना का एक सोच है, बड़ी फ्यूडल वहाँ की सेना है, फ्यूडल ट्राइबल टाइप की है उसकी। जिसने सेना के खिलाफ बात की, चाहे वो या डेमोक्रेसी की बात की, चाहे भुट्टो रहे हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उनकी लड़की बेनज़ीर भुट्टो, और फिर उसके बाद इन्हीं ने भी की थी काफ़ी, नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन क्योंकि वो पंजाब के थे तो इसलिए वो बच गए, और उनकी बहुत घनिष्ठ संबंध सऊदी अरेबिया के उस ज़माने में जो किंग थे, किंग अब्दुल्ला से थी, तो इसलिए उन्हीं ने इनको बचा के इनको एग्ज़ाइल भेज दिया। बहुत समय तक एक बार ये वहाँ भी रहे सऊदी अरेबिया में, फिर दूसरी बार जब ये अरेस्ट हुए तो इनको वहाँ भेज दिया गया। आंदोलन की इन तैयारियों के सामने पाकिस्तानी सरकार की क्या तैयारियां हैं? 13 जुलाई को पीटीआई ने आंदोलन छेड़ा और 14 जुलाई से पाकिस्तानी हुकूमत ने साजो सामान दुरुस्त करने शुरू कर दिए। एक नई अर्धसैनिक फोर्स बना दी, इसका नाम है फेडरल कॉन्स्टेबुलरी। 14 जुलाई 2025 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आधिकारिक तौर पर इसके गठन की मंजूरी दी। पाकिस्तान में पहले फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी नाम की एक फोर्स हुआ करती थी। अब इसमें फेरबदल और नई भर्तियां करने के बाद ये नई फोर्स बनाई जाएगी। पहले वाली फोर्स सीमावर्ती इलाकों में तैनात थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अब इसे देश भर में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब अब ये फोर्स पूरे मुल्क में, मुल्क के भीतर भी पुलिसिंग कर सकेगी। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसे पुलिस वाली ताकत भी दे सकती है। पीटीआई को शक है और वो खुलकर के ये कह भी रही है कि ये फोर्स सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार की जा रही है। पीटीआई प्रवक्ता जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि ऐसे कानून पहले भी हमारी पार्टी पर थोपे गए। हमें शक है कि ये फोर्स भी कहीं उसी रास्ते पर ना चल पड़े, राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने का नया तरीका ना बन जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के महासचिव हारिस खलीक ने भी चिंता जताई है इस पर और कहा है कि बिना संसद में बहस किए सुरक्षा ढांचे में इतनी बड़ी फेरबदल की जा रही है जो लोकतांत्रिक तौर तरीकों के खिलाफ है। पाकिस्तानी हुकूमत के इस कदम को, नई पैरामिलिट्री फोर्स के गठन को कैसे देखा जा सकता है, हमने पूछा जानकारों से। ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो पहली बात तो ये है कि जो स्टेट्स हैं वहाँ के ऊपर, उनका ये पावर और इन्हीं ने कमज़ोर कर दिया। फेडरल फोर्स बना के, यानी वो किसी भी स्टेट में जा सकती है, ये इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स की तरह बनाएंगे उसको, और उसको तमाम उसका इस्तेमाल करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो, जहाँ या बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ क्राइसिस है वहाँ भेज के इसका दमन करेंगे। और बहुत सी जगहों पे ये भी देखा जा रहा था कि लोकल पुलिस जो थी, वहाँ के जो लोकल लोग थे स्टेट्स में, वो सिंपैथेटिक थे काफ़ी हद तक। बहुत से जगहों पे नज़र आ रहे थे पीटीआई या दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ जो इस समय हैं वहाँ, या वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनसे। तो उन्हीं ने सोचा कि एक हम सेंट्रल का बना के देख लेते हैं। सेना बार बार डिप्लॉय करने से उनको प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो ये था कि उसका क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा था, और दूसरे ये कि इसका इस्तेमाल से ये होगा कि नहीं, ये तो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री है,
और अब उन परदेशियों की बात करते हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये तस्वीर देखिए, ये दोनों इमरान खान के बेटे हैं। सुलेमान खान 28 बरस के हैं और कासिम खान 26 बरस के। 1995 में इमरान खान ने ब्रिटिश अरबपति परिवार की बेटी जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की थी। जेमिमा एक पत्रकार हैं। इमरान और जेमिमा का 2004 में तलाक हो गया। दोनों बेटों की परवरिश लंदन में हुई। दोनों पाकिस्तान की सियासत से दूर रहे, लेकिन ये दूरी कम हो रही है। जेमिमा ने 10 जुलाई को एक्स पर लिखा, मेरे बच्चे 2 साल से अपने पिता से बात तक नहीं कर पाए हैं। अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो सरकार ने धमकी दी है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये राजनीति नहीं है, निजी दुश्मनी है। जेमिमा के इस बयान के बाद दोनों बेटों पर चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद इमरान की बहन अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि कासिम और सुलेमान पहले अमेरिका जाएंगे, वहां जाकर के बताएंगे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, फिर वो पाकिस्तान आएंगे और इस आंदोलन में भी हिस्सा लेंगे। अलीमा के बयान के बाद बात और बढ़ गई और लगभग साफ हो गया कि इस बार पीटीआई के आंदोलन में 2 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इमरान के दोनों बेटे पिछले कुछ महीनों में मीडिया से उनकी रिहाई के बारे में भी खुलकर के बोलने लगे हैं। कासिम ने मई 2025 में कहा कि हमने उनकी रिहाई के लिए हर कानूनी रास्ता आजमाया, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, दुनिया के सामने खुलकर के बोलना। इधर पाकिस्तान सरकार के तेवर भी सख्त हैं। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान के बेटे आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और कानून तोड़ते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। गृह मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि हमें इमरान या उनके बेटों से कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते वो कानून न तोड़ें और पाकिस्तान वो चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन नियम सबके लिए एक जैसे हैं। सोशल मीडिया पर भी कासिम और सुलेमान को लेकर के बहस छिड़ गई है। दोनों की तुलना बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज से की जा रही है। याद कीजिए, जब पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल गए थे तो उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो मैदान में उतरी थी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP की कमान संभाली और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। आज बेनज़ीर के बेटे बिलावल भुट्टो पार्टी के चेयरमैन हैं। मरियम नवाज का केस भी ऐसा ही है। अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कैद के बाद सियासत में वो उभरी और आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की वो मुख्यमंत्री हैं। तो अब क्या इमरान के बेटे भी यही रास्ता पकड़ सकते हैं और क्या उनके आने से पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की स्थिति में खास तौर से कुछ बदलेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 बेटे आ जाने से कोई चेंज होगा। और ये तो जिस तरह का कि रूथलेस गवर्नमेंट है वहाँ पे या सेना है, वो इनको भी जेल भेजेगी या तो आने नहीं देगी। पहली कोशिश होगी, अगर आएंगे तो फिर जेल में इनको भी डाल देंगे। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई तो यही चाहेगी कि वो पार्टी को ज्वाइन करें और लंदन से ही काम करें। पहले यूरोप के अंदर सपोर्ट का गठन, सपोर्ट बेस क्रिएट करें पंजाबी पॉपुलेशन में भी, और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन, इन सब चीज़ों से, इन सब बॉडीज से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से, और टाइम टू टाइम वहाँ से पब्लिक को भी एड्रेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और अगले 90 दिनों में क्या होगा पाकिस्तान में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस खेल में शामिल हर एक पक्ष को पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। सिर्फ एक ही भूमिका स्थायी रहेगी, किंग मेकर की, और वो है पाकिस्तान की सेना। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी है विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे से जुड़ी हुई। वो राजधानी बीजिंग में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। 15 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। इसी बैठक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। SCO एक ऐसा मंच है जहां एशियाई और पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर के काम किया जाता है, खासकर सुरक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में। स्क्रीन पर दिख रहे ये 10 देश SCO के सदस्य हैं। तो इस मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। लिखा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर के भारत चीन के बीच रिश्तों में हुए डेवलपमेंट्स पर जानकारी दी। वहीं जिनपिंग ने कहा कि चीन SCO को और मजबूत बनाना चाहता है। इसके अलावा 14 जुलाई को जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी बात की थी। इसमें सीमा और व्यापार से जुड़े मसले खास रहे। वांग यी ने कहा कि चीन भारत के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। बीते कुछ महीनों में भारत चीन के बीच संवाद बढ़ा है। जयशंकर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी हाल में चीन दौरा किया था। इसके अलावा चीन ने कोविड-19 के बाद 6 बरसों से रुकी कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी फिर से शुरू कर दिया है। अगली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि इन 50 दिनों में रूस अगर यूक्रेन के साथ समझौता नहीं करता, शांति कायम नहीं करता, तो उस पर
100% टैरिफ लगाया जाएगा। बीबीसी से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से बहुत नाखुश हूं, अगर सितंबर तक बात नहीं बनी तो उन सभी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगेगा जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। यानी ये एक तरह से भारत और चीन जैसे देशों के लिए भी इशारा है कि दोनों देश रूस से सस्ते दरों पर तेल खरीदते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को अरबों डॉलर के सैन्य हथियार भेजेगा, जिसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। पैट्रियट यूएस का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई और 35 किलोमीटर की दूरी तक वाले टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। रूस यूक्रेन की बात हो रही है तो एक और अपडेट यूक्रेन से जान लीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री पद के लिए यूलिया स्विरिडेंको का नाम प्रपोज किया है। यूलिया इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से आती हैं, यूक्रेन की पहली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो रह चुकी हैं। फिलहाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मिनिस्टर के पद पर वो हैं। अभी यूक्रेन में डेनिस श्मिहाल पीएम हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि डेनिस अब रक्षा मंत्री का पद संभालें। दिन भर की अन्य खबरों के लिए अब न्यूज़ रूम का रुख करते हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है इस रिपोर्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से रूस पर हमला करने की बात कही है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने 4 जुलाई को एक फ़ोन कॉल पर ज़ेलेंस्की से सवाल किया। सवाल ये था कि ज़ेलेंस्की, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं? क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच पाएंगे? ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि अगर हथियार मिले तो क्यों नहीं। ट्रंप का कहना था कि रूस को भी दर्द महसूस होना चाहिए। इस फोन कॉल से एक दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से भी बात की थी, लेकिन ये बेनतीजा रही। तब ट्रंप ने पुतिन के प्रति नाराजगी भी जताई थी। तो आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।